हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। तो आज बात करने वाले हैं इकबाल के बारे में। यार हाँ, एंड इस एपिसोड में मैं इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी करूँगा एंड स्पॉइलर टॉक भी करूँगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूँगा, जिससे अगर आप इसका रिव्यू नहीं सुनना चाहते हो एंड सीधे आप जो है वो स्पॉइलर वाले डिस्कशन पे जाना चाहते हो, तो आप उस टाइम स्टैम्प को देख के वहाँ पे जा सकते हो और डायरेक्ट जो है वो स्पॉइलर वाला रिव्यू जो है वो उसको सुन सकते हो, ठीक है। एंड अभी फर्स्टली अपन, ये थोड़ा लंबा होगा शायद एपिसोड, या शायद छोटा भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। तो इसको अपन अभी शुरुआत करते हैं स्पॉइलर फ्री पार्ट से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। तो स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको, टेंशन मत लेना, स्पॉइलर फ्री तरीके से बताऊँगा। स्टोरी कुछ ऐसी है कि इकबाल जो रहते हैं वो बचपन से ही उनके अंदर क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा पैशन रहता है। वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं क्रिकेट को लेके। अब वो क्यों एंथुसियास्टिक रहते हैं, इसका रीज़न फिल्म में दिया गया है, आपको उसे देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इकबाल की जर्नी में क्या क्या होता है, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो अप्स एंड डाउन से वो कैसे लड़ते हैं, कैसे क्या उनकी स्टोरी में ट्विस्ट आते हैं, कैसे क्या मतलब उनके साथ में होता है इस क्रिकेटिंग जर्नी पे, ठीक है। क्योंकि जब आप, ऑब्वियस ही बात है कि एक जो बोल सकते हैं ना लाइन से बाहर वाली सोच या डब्बे से बाहर वाली सोच जो भी बोलते हैं, कि अगर आप उस तरीके की सोच रखते हैं तो आपको पहले से ही ये आपके रास्ते में तय हो जाता है कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि शायद वो लाइन में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पर जो आप एक अलग अपना पाथ चूज़ करते हैं जो किसी दूसरी फील्ड में होता है, उसमें लाइफ और लाइन दोनों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको फिल्म में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा। ये फिल्म 2 घंटे की है, 2 घंटे और 10 मिनट की होगी शायद तक। तो जितना भी देर ये फिल्म चली, इसने मेरे को एकदम क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्टेड रखा अपने तरफ। एंड मैं एकदम स्क्रीन से चिपक के इसको देख रहा था। एक सेकंड भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बोर हो रहा हूँ, या कोई भी सीन ऐसा लग रहा था मुझे कि ये सीन नहीं दिखाना चाहिए था, ये सीन ये नहीं डालना चाहिए था, इसे कट कर देना चाहिए था। मुझको ऐसा नहीं लग रहा था। इकबाल की जर्नी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इस फिल्म में। दूसरा उनका सपोर्ट था, क्योंकि विदाउट सपोर्ट तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। उस सपोर्ट को दिखाना, उनकी इनोसेंस को दिखाना, ये बहुत सारी जो छोटी छोटी सी बारीकियाँ थी, ये इस फिल्म को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। एंड ये सारी चीज़ दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में इस फिल्म का जो आप मतलब, इस फिल्म को अगर आप ओवरऑल देखोगे, ठीक है, ओवरऑल से मेरा मतलब है, इसको मैं आपको जो है वो स्पॉइलर वाले पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा इस पूरी बात को, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। पर अभी मैं सिर्फ ओवरऑल ही बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जब आप उसको देखोगे, जब आप फिल्म को कंप्लीट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। डायरेक्टर ने उन सीन्स को बहुत अच्छे से डेवलप किया है जिनकी उन्होंने स्टार्टिंग करी थी, एंड जिन सीन्स के बारे में बताया है उनको एक अच्छे अंजाम पे भी लाके छोड़ा है। नहीं तो खूब सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे सीन्स हो जाते हैं जिनको एक सही कंक्लूजन नहीं मिल पाता है। फिल्म कहीं पे भी रश नहीं है, ना ही फिल्म कहीं पे भी स्लो है, एंड प्रॉपर पेस मेंटेनेंस रखी है उन्होंने, और बहुत ही अच्छा काम करा है। उसके बाद में फिल्म में अपना ही एक अलग तरीके का टच है, जो उस समय का एक टच रहता था वो है। अगर तुम शायद उसको नोटिस कर पाओ तो तुम कर पाओगे, ठीक है। तो आई मतलब मेरे तरफ से तुम ज़रूर उस चीज़ को नोटिस करना कि किस टच की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप फिल्म को देखोगे तब आपको पता चलेगा। उसके बाद में डायरेक्शन की बात हो गई और छोटी मोटी चीज़ें जो भी है, एंड जो सीन्स हैं
वो भी एकदम जैसे बोल सकते हैं ना फील वाले सीन्स हैं, ठीक है। आपको उस सीन में सपोजली एक कॉमेडी सीन चल रहा है, एक सैड सीन चल रहा है, तो अगर वहाँ पे सैड सीन चल रहा है तो आपको भी सैड फील होना चाहिए, या जब फ़नी कोई कॉमेडी हो रहा है तो आपको भी हंसी आनी चाहिए, ठीक है। यही तो है डायरेक्शन। एक स्टोरी को, एक कागज़ के एक टुकड़े को आप जब रियल में एक फ़िल्म में उतारते हो तो वो सारी चीज़ें को आप जीवंत कर रहे हो, ठीक है। उसको लाइव एक्शन जैसा बोलते हैं तो वो कर रहे हो, तो ये बड़ी बात है, ठीक है। तो डायरेक्शन मेरे को ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में इसका जो मेरे को बहुत अच्छा पार्ट लगा वो था इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक। यार इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक, इतना फ्रेश, और पूरा ऑर्केस्ट्रेशन था उसमें, हेवी ऑर्केस्ट्रेशन था, एंड बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड म्यूज़िक यार। एंड जिस तरीके से उसको मिक्स करा गया था वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। एकदम खुलापन था उसमें, लाउडनेस थी, एंड बहुत अच्छा था वो। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक तुम ज़रूर सुनना, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसके गाने, मैंने सर्च करा था कि किसने इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया था, तो हिमेश रेशमिया जी ने एंड सलीम मर्चेंट जी ने इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया था। हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, पर मैंने जो पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में जो फिल्म का सेटअप है वो भी एकदम रियलिस्टिक लगा, एंड आँखों को चुभने वाला नहीं था, फिल्म में ढल रहा था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद में जो कैमरा वर्क है वो भी मेरे को फिल्म का अच्छा लगा। फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, फिल्म का बजट जो था वो 2.25 करोड़ रुपए था, जो कि आई थिंक सो उस समय के हिसाब से शायद ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये फिल्म बहुत पुरानी है, 15-17 साल पुरानी फिल्म है ये। 2005 में निकली थी ये शायद तक, मेरे को डेट कंफर्म नहीं है, बट मेरे को ऐसा याद है कि ये शायद 2005 में निकली थी, ठीक है। तो हो सकता है कि उस समय के हिसाब से 2-2.25 करोड़ रुपए होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि उस समय में बहुत ज़्यादा होते थे इतने सारे पैसे। बट यार उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन पैसों में। एक जो बोल सकते हैं ना कि एक एक पैसे का काम दिख रहा है उसके अंदर। उसके बाद में एडिटिंग की बात करते हैं, तो एडिटिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एडिटिंग मेरे को ये क्या बोल सकते हैं कि अच्छी लगी कि उन्होंने कोई भी अननेसेसरी सीन को नहीं रखा है ना, उन्होंने ऐसा कुछ पर एक ये बात आ जाएगी यहाँ पे, जब आप ओवरऑल फिल्म को कंप्लीट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लूप होल्स या प्लॉट होल्स इसके अंदर हैं, जो कि शायद एडिटिंग की वजह से हो सकते हैं। बट मैं पूरी तरीके से एडिटिंग पे उसको ब्लेम नहीं करूँगा, वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट के प्लॉट होल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है। तो मैं कम्प्लीटली एडिटिंग को ब्लेम नहीं करूँगा यहाँ पे। एंड एडिटिंग उन्होंने अच्छी करी है, बढ़िया करी है, कट्स भी अच्छे लगाए हैं, बढ़िया करे हैं, सब कुछ काम अच्छा हुआ है, ठीक है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था। फिल्म में कॉमेडी थोड़ी होती रहती है, जिसके कारण आपका इंटरेस्ट बना रहता है। एंड सबसे बढ़िया जो कैरेक्टर इसका वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर रिलेशनशिप। जब आप कैरेक्टर रिलेशनशिप्स को देखोगे एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट को देखोगे, आपको प्यार हो जाएगा। जो इनोसेंस, जो एक एक वो रहता है ना, बिना मतलब वाला जो प्यार रहता है, वो है इसके अंदर। एंड बहुत अच्छा है, देखना ज़रूर आप, ठीक है। उसके बाद में ये मेरे को लग रहा है कि शायद मैं डिस्कशन ना कर पाऊँ, पर मैं करूँगा, ठीक है। डिस्कशन छोटा होगा पर करेंगे ज़रूर। तो उसके बाद में अपन डिस्कस करता हूँ मैं कि इसका मेरे को और क्या डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। आई थिंक सो मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अब मेरे को शिफ्ट हो जाना चाहिए स्पॉइलर वाले रिव्यू के ऊपर। एंड हाँ, बाकी जो इसकी स्टोरी टेलिंग थी वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एंड उसके अंदर ही मेरे को थोड़े बहुत लूप होल्स लगे, ऐसा बोल सकते हैं, स्क्रिप्ट के लूप होल्स बोल सकते हैं, बट ठीक है। वो जब आप फिल्म कंप्लीट करोगे या आप अगर मेरा स्पॉइलर वाला रिव्यू सुनोगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा वो चीज़ें मेरे को लगी
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी लगे, एंड वो माइनर हैं, थोड़े माइनर हैं, ठीक है, बट हाँ ये ऐसा आपको लग सकता है कि ये एक प्लॉट होल कंसिडर करा जा सकता है, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उन कमियों के अलावा इकबाल में मुझको और कोई कमी नहीं दिखी। इकबाल एक बहुत ही वेल मेड फिल्म है, एंड और ज़्यादा डिज़र्विंग है, मतलब जितना इसने कमाया उससे ज़्यादा इसको और अच्छा करना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो अगर आपने इकबाल नहीं देखी है तो ये सही मौका होगा अगर आप इस एपिसोड को यहाँ पर ड्रॉप कर दें, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करूँगा स्पॉइलर का, जो कि मैं फटाफट बता दूँगा, क्योंकि ये एपिसोड बहुत लंबा हो चुका है एंड मुझे अब लंबे एपिसोड बनाना अच्छा नहीं लगता है ठीक है। तो मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। फिर भी अगर आपने इकबाल नहीं देखी और आप इस एपिसोड को सुनना चाहते हो तो आप इसको ज़रूर सुन सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्पॉइलर वार्निंग है आपके लिए, क्योंकि मैं स्टोरी डिस्कस करूँगा। देखो, जिस प्लॉट होल की मैं बात कर रहा था वो ये है कि इकबाल की ज़िंदगी में खूब सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। हाँ, एक कैरेक्टर को अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताना है तो आपको फटाफट उसकी जीवन में जो है वो शिफ्ट लानी पड़ेगी। पर इकबाल का जो रणजी सिलेक्शन होता है, जिस तरीके से वो होता है, वो थोड़ा मुझे नहीं लगा अच्छा, क्योंकि उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था एंड सिर्फ और सिर्फ उनके ट्रायल बेसिस पे उनको रख लिया गया एंड एक भी मैच नहीं खेला गया। आई थिंक सो कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि वो पुराना समय था, इस वजह से हुआ ये सब, या रिकमेंडेशन की तरफ से हुआ, क्योंकि नसरुद्दीन शाह सर ने जो रोल करा है वो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे उनके ज़माने के, और उनके रिकमेंडेशन के ऊपर हुआ, ये भी हो सकता है। पर मुझको ऐसा लग रहा था कि उनको एटलीस्ट 1 साल वेट करके और क्या बोल सकते हैं, गेम खिला के फिर अगर उनका सिलेक्शन होता, अगर एक टाइम स्किप होता तो ये सिलेक्शन थोड़ा बेटर होता, थोड़ा जमने वाला होता। ये मेरे को एक लूप होल लगा इसमें। उसके बाद में जो उनका एंड में सिलेक्शन हो जाता है उसमें भी उनको एक टाइम फ्रेम बताना चाहिए था कि हाँ ये टाइम फ्रेम है या ऐसा कुछ टाइम फ्रेम है, इसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। बट स्टिल फिल्म के अंदर वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि अगर उनका उस साल सिलेक्शन नहीं होता तो वो मतलब शायद उस रेस से बाहर हो जाते। एंड एडवर्टाइजिंग फिल्म से उनको 50 लाख रुपए का चेक मिलना भी थोड़ा सा हजम करने लायक नहीं था, ठीक है। एंड इतनी सी ट्रेनिंग में उनका इतना ज़्यादा जो ग्लो अप हुआ था वो भी मेरे को थोड़ा कहीं ना कहीं से लगा। हाँ, जितने भी मैंने जो आर्गुमेंट्स रखे हैं उनका एक काउंटर आर्गुमेंट ये हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बॉर्न टैलेंटेड है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको जो बस एक शार्पनिंग की ज़रूरत थी, ठीक है, ये मैं मानता हूँ। पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये हो जाता है, विच इज़ ओके, एंड ये नेग्लिजिबल चीज़ें हैं जिनको आप निगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि फिल्म अच्छी है, ठीक है। तो ये थोड़े पार्ट्स मेरे को लगे जहाँ पे इकबाल थोड़ी कमज़ोर होती है, एंड थोड़ा बहुत उनको, अगर उन्होंने इतनी स्क्रिप्ट बनाई है तो 10 मिनट ऐड करके वो थोड़े बहुत सीन्स ऐसे डाल सकते थे जिससे ये मतलब और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती, ठीक है। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि जो एंड सीक्वेंस था, जिसका मैंने बोल रहा था मैं आपको कि डायरेक्शन बहुत अच्छी है, उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एंड सीक्वेंस बहुत अच्छा था, जो एक चक्रव्यूह वाला जो सीन था, एंड एक बहुत ही अच्छा, क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, एंड था इस मूवी के लिए। एंड मैं ये सोच रहा था कि वो इसे कंक्लूजन में क्या डालेंगे, वो इसको एंड कैसे करेंगे, और वो इसे क्लाइमैक्स में क्या डालेंगे, उसको कैसे अच्छा करेंगे, कैसे बड़ा बनाएंगे। पर उन्होंने बहुत अच्छे से उनने जो पहले वाली एक बात बोली थी उसको यूज़ करके उन्होंने एंड में मतलब यूज़ करा उसको, चक्रव्यूह वाले पॉइंट को, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको बताया, तो उसके लिए भी मेरे को ये बहुत अच्छी लगी, ठीक है। उसके बाद में जो उनको सपोर्ट मिलता है उनकी मम्मी की तरफ से, उनके कोच की तरफ से, उनकी सिस्टर की तरफ से, एंड देन उनके फादर की तरफ से। देखो यार, सपोर्ट की बात आती है ना, मैं वो देख रहा था, शार्क टैंक देख रहा था मैं, उसमें एक वो कोई दीदी है, मतलब शायद मतलब वो एक आते हैं, उनमें एक एंटरप्रेन्योर आते हैं उसमें,
या एंटरप्रेन्योर, जो भी बोलो उसको, मैंने जो भी स्पेल करा होगा सॉरी गलत उसको, ठीक है। तो उसमें वो बताते हैं कि उनकी स्टोरी रहती है कि मतलब वो उनकी सच्चाई वो बताते हैं कि वो उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें उनको छुप छुप के काम करना पड़ता है, उनको घर से नहीं रह पा रहे हैं वो घर में अंदर, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी वाली हैं, एंड इन दी एंड जब आपको पेरेंट्स सपोर्ट मिलता है तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। बैकबोन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी काम के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है, एंड इन दी एंड वो जब उनके फादर मान जाते हैं उनकी क्रिकेट के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। वो जो सीन्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनको बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट करा गया है। इसलिए मैंने बोला था कि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ओवरऑल, एंड कैरेक्टर रिलेशनशिप्स है, एंड हाँ स्पेशली उनकी सिस्टर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो जिस तरीके से उन्होंने बताया है, जिस तरीके से उसको बिल्ड करा है, जिस तरीके से उसकी डेडिकेशन रहती है उसकी तरफ, कैरेक्टर की तरफ, और उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी है, ठीक है। तो एक्टिंग वाला पार्ट आई फॉरगॉट, आई मिस्ड, मैंने रिव्यू में नहीं बताया, पर एक्टिंग बहुत अच्छी थी। एंड अब तो कौन ही सुन रहेगा इसको, जो स्पॉइलर जिन्होंने नहीं सुना, ठीक है। तो एक्टिंग वाला पार्ट भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद में मुझे तो और भी कुछ चीज़ें हैं, शायद अगर इसका सेकंड पार्ट बनाया मैंने तो उसमें बताऊंगा मैं। बाकी द फिल्म इज़ वेरी गुड, एंड हाँ एक और पार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो उनके कोच की तरफ से जो पार्ट था। कोच को हमेशा विलन देखते हैं, बट अगर उनकी भी एक सुने हम तो उनके ऊपर एक प्रेशर था, क्योंकि अगर वो उसका जो कमल जो भी रहता है वो उसका एडमिशन नहीं करवाते तो उनका क्लब बंद हो जाता। तो उनकी तरफ भी एक सिंपैथेटिक साइड थी हमारी, पर वो बहुत ज़्यादा एंड में वो थोड़े लालची हो गए थे। उसके बाद में जो सेकंड कोच थे, वो उनकी स्टोरी जो है वो बहुत ही सिमिलर थी, क्योंकि वो नहीं कर पाए कुछ भी क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं था, ठीक है, उनकी पेरेंटल साइड से। पर वो इकबाल में उनके आपको देखते हैं, एंड वो कोशिश करते हैं कि कुछ बेटर हो उनके, नहीं तो उसकी तरफ से, ठीक है। तो बस यार इतना ही इस एपिसोड के लिए, मिलते हैं अगली बार। एंड मूवी ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी लगी थी मेरे को। बहुत लंबा एपिसोड हो गया ये। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त रहना, मज़े करना, एंड मिलते हैं अगली बार। टेक केयर, बाय बाय।